नमस्ते। कौन सा पेज नंबर बता दीजिए सर को प्लीज। 24 पे थे मैम। अत्यधिक ऋतुस्राव मासिक धर्म के दिनों में जब ऋतु का आरंभ हो। ये कौन सा पेज नंबर है? ये 32 है सर। 24 कर दीजिए पेज नंबर। जी 24 पे है मैम। ठीक है, ठीक। अत्यधिक ऋतुस्राव। हाँ जी सरोज जी, प्लीज स्टार्ट कीजिए। आज आप वो करवा दीजिए, प्रार्थना करवाइए पहले, फिर हम वो कर। इसके ऊपर सभी सीधे होकर बैठ जाएं। गर्दन और कमर सीधी रखें। 3 बार ओम का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप हथेलियों को गर्म करें, आंखों पे रखें। जय श्री कृष्ण सभी को। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था अत्यधिक ऋतुस्राव वाला, हो गया था ये? जी मैम, जहाँ पे लिखा है अत्यधिक ऋतुस्राव मासिक धर्म के दिनों में, यहीं से शुरू करना था। अच्छा ठीक है। अब ये अत्यधिक ऋतुस्राव धर्म के दिनों में, या जब ऋतुस्राव अगर आवश्यकता से अधिक होने लगता है तो उसे अत्यावर्त कहते हैं, या रजाधिक्य, या फिर मेनोरेजिया कहते हैं। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मैंने एक क्वांटिटी बताई थी जब हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे कि इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, आप एक्सेल्स ले रहे हैं और ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे आप ये सोचिए कि उस टाइम पे फिर आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा थकान होने लगेगी, आप अपने जो नियमित अपनी दिनचर्या है उसको प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या कि इससे एक्सेसिव बॉडी में तो एनर्जी लॉस होता ही है, साथ में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये अगर एक्सेसिव में हो रहा है तो ये एक सिम्टम भी है, ये केवल एक बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम भी है कि किसी और कारण से भी, कि कहीं अगर आपको फाइब्रोइड हो गए हैं, या फिर आपको सिस्ट हो गया है, या आपको और भी कोई कैंसरस डिजीज हो गया है, तो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। या फिर आप पेरीमेनोपॉज की तरफ या मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, तो उस टाइम में भी जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं तो आपको ब्लीडिंग कम ज्यादा ऐसे होने लग जाती है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। तो कभी भी इस लेवल पे इतनी अगर अत्यधिक होने वाली ब्लीडिंग है तो वो आपके अत्यावर्त के अंदर आती है। कारण इसमें क्या क्या है? अब इस रोग में महावारी के समय पहले अथवा उसके बाद में भी अधिक परिणाम है, 3 से 7 दिनों तक निकलता है, ठीक है।
यह रोग प्रौढ़ा स्त्रियों को ज्यादा होता है, या फिर अधिक संतानों को जन्म जो लोग देते हैं। शरीर में दोष एकत्रित हो जाता है और डिंब कोश अर्थात डिंब प्रणाली में बतौड़ी या कैंसर या गर्भाशय का प्रदाह या सूजन पैदा कर देते हैं। इसकी वजह से भी रक्त पतला और दूषित होकर के बहुत ज्यादा स्राव होने लग जाता है। इस रोग में सिर, कमर, पीठ और पैरों में दर्द होता है और भूख बंद हो जाती है। कभी कभी जाड़ा भी मालूम होने लगता है और पैरों के तलुए ठंडे हो जाते हैं। रोग को बढ़ी हुई अवस्था में उचित उपचार के लिए रोगिणी को प्राणों पे भी आ पड़ती है। मतलब ये जान लेने वाली कंडीशन तक आ जाता है अगर आप इसको कंसिडर नहीं करते हैं कि आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और आप इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और मैंने बताया कि ये चीज हो जाती है, मतलब सिस्ट हो रही है, बतौड़ी वगैरह सिस्ट हो गए हैं या फिर फाइब्रॉइड्स हो गए हैं या कोई अंदर गांठ ट्यूमर बन गई है, कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, अंदर आपके स्वेलन आ गई है और आपके और बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती जा रही हैं, तो क्या होगा, रक्त दूषित हो गया और उसके साथ में पतला होकर के बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो शरीर के अंदर उस टाइम पानी की भी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, फिर चक्कर आना, उल्टी आना, ये सारी चीजें तो होती ही हैं। साथ में आपका डाइजेशन इश्यू भी हो जाता है, आपको खाना नहीं डाइजेस्ट होगा, भूख नहीं लगेगी आपको, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों में स्पेशली जो थाई वाला एरिया होता है उसमें पेन होना, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो ये पैरों में सूजन भी आ जाती है, कई बार क्या होता है। और बहुत सारे पेशेंट्स में के ये भी कहना होता है कि जो हमारे पैरों के तलवे हैं, स्पेशली जो आगे का टो एरिया है जिसमें फिंगर्स होती है हमारे, वहां तक एकदम ठंडा और सुन्न सा पड़ने लग जाता है। वीकनेस के कारण, नमनेस के कारण, की ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव हो रही है, तो ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप इसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, अगर आपको कैंसरस हो गया वो, तो आपकी जान पे भी बनी हुई है, मतलब डेथ कॉजिंग भी होता है ये डिजीज। तो इसको छोटे में लेना मतलब हमारी नासमझी होगी, अवेयरनेस की कमी होगी। तो इस बात को भी बताना चाहिए कि कहीं इस तरीके की कोई कंडीशन तो नहीं है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि दर्द के साथ ऋतु होने के कारण जो ऊपर गिनाए गए हैं, लगभग वे ही सब कारण हैं जिससे इस रोग को समझ जाना चाहिए। उनके अतिरिक्त अधिक पुरुष सहवास, बिगड़ी हुई महावारी, ऋतु के अलावा अगर गर्भाशय से रक्तस्राव हो रहा है, शरीर में रक्त की अधिकता आ रही है, तो भी यकृत शोथ आदि, भोजन तथा गर्मी के मौसम आदि में भी इस रोग का कारण हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं, वैसे तो मेन जितने ऊपर बताए गए हैं उसी से हमें समझ लेना चाहिए कि इस तरीके की कंडीशन अगर हो गई है। पर अगर फिर भी ऐसा लगता है कि और बहुत सारी चीजें इसमें आ रही हैं जो ये बता रहे हैं कि इन सब चीजों का, तो आप लोग ध्यान रखें कि इसके कारण तो ये चीज नहीं हो रही है, और बहुत सारी चीजें उसका कारण बन जाती हैं या किसी और चीज के कारण भी हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस मेन उसमें उसके अंदर होता है कि किसी भी चीज की इस तरीके की चीजें हुई, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस हुआ, लॉट्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है आपको, तो वो भी इन सब चीजों का एक रीजन होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है इसके अंदर। और महावारी है आपकी बिगड़ रही है बार 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 बार, तो महावारी कब बिगड़ेगी, जब आपका या तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस से भी ये सारी बहुत सारी चीजें ऑकर होती हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे स्ट्रेस लेवल पे और हमारे मेंटल लेवल पे। तो आपको वहां जाना पड़ता है कि इस लेवल पे जाओ ताकि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। उन उन सब चीजों को क्योर करके हम इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। यकृत शोथ वगैरह भी, अगर आपको लिवर रिलेटेड इशू भी है, तो लिवर रिलेटेड इशू में भी आपके पीरियड्स गड़बड़ा जाएंगे, आएंगे भी नहीं, मतलब कभी तो ऐसा होता है आते ही नहीं है, कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा आते हैं। ये सारी चीजें भी उसके अंदर मेंशन होते हैं। आगे कर दीजिए सर प्लीज। बस सर। सर थोड़ा सा नीचे खींचिए, थोड़ा सा। अत्यधिक ऋतुस्राव मासिक धर्म के दिनों में जब ऋतु का आवश्यकता से अधिक होने लग जाए तो उसे ये तो वही है सेम, मैनोरेजी कहते हैं। आगे कीजिए सर प्लीज। चिकित्सा फिर आएगा। चिकित्सा
हाँ, अब हम आते हैं इसकी चिकित्सा के पे। अगर ये हमें सारी चीजें आ रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो चिकित्सा का असली कारण ढूंढ कर ही उसको दूर करना होता है। तो जैसे मैंने अभी कारण बताया कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, या हमारा स्ट्रेस लेवल है, या हमारा यकृत संबंधी इशू है, तो उन सब चीजों को हमें करना ही चाहिए। तो पहले हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसका अपने आप हो जाएगा। और फिर उसके साथ में हमें क्या ट्रीटमेंट देना है उसके लिए इसमें बता रहे हैं कि रोगी को रोग निवृत्ति तक बिस्तर पे लिटाए रखना चाहिए। अब बिस्तर पे लिटाने के लिए क्यों कहा गया है? कि वो वीकनेस इतनी आ जाती है कि अगर वो कोई भी काम कर रहा है, हैवीनेस का काम कर रहा है, वजन उठाया सब, तो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी। इसलिए वो आराम से रहे, ठीक है। उसका जो पायताना है, पायताना में जो आपके पैर की साइड है वो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, मतलब लगभग 2-3 इंचेस ऊंचा आपके पैर होने चाहिए, और सर के नीचे तकिया नहीं लगाना चाहिए। और एनीमा वगैरह प्राकृतिक उपचार के द्वारा बीच बीच में पेट साफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर यकृत शोथ है तो पेट साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रतिदिन दिन में एक बार ठंडे पानी की ड्रेस लेकर योनि मार्ग को धोते रहना भी जरूरी है। यदि खून अत्यधिक जाता हो तो कपड़े को एक बर्फ में भरकर पेड़ों पर रखना चाहिए, तथा योनि मार्ग में भी बर्फ के कुछ टुकड़े रख देने चाहिए, जिससे अतिरिक्त रक्तस्राव में थोड़ी कमी हो जाए। और थोड़ी कमी हो जाए। आगे कर दिए सर। कि ये वाले ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि इससे क्या होगा कि बहुत जो गर्मी के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी वहां पे। और वो रुक एकदम से तो नहीं रुकेगी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम हो जाए, बस सर। धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। गीला कपड़ा बर्फ रख के गीला कपड़ा लपेट देना चाहिए, ताकि रक्त प्रवाह को गाढ़ा किया जा सके। बर्फ से क्या होता है? बर्फ की क्वालिटी क्या है कि वो उसको हर एक चीज को सॉलिड फॉर्म में चेंज कर देती है, गाढ़ा कर देती है ना। यही तो करती है बर्फ, क्योंकि वो ठंडी होती है तो वहीं की वहीं जमा देती है। तो ये वाला काम वो करती है, और उससे रक्त गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा सा आराम मिलेगा, आपको टाइम मिल जाएगा ट्रीटमेंट करने का। उसके बाद में हल्की कसरत और शुद्ध वायु में टहलना चाहिए आपको। आरंभ कर देना चाहिए 24 घंटे में एक बार, 2 बार मेहन स्नान और 2 बार कटी स्नान करना चाहिए। रोगी की बढ़ी हुई अवस्था को रात भर के लिए कमर की गीली पट्टी का भी प्रयोग करना चाहिए। अब कमर में इसमें गीली पट्टी बता रहे हैं। गीली पट्टी होती है हमारे जो मलमल के क्लॉथ्स होते हैं, तो एक पट्टी टाइप होती है, उनको हम गीली करते हैं, और उसको लगा के जब रखेंगे तो वो भी ठंडक देकर के उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। सब तरह से उत्तेजक भोजन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको तामसिक जो भोजन होता है वो हमारे मेंटल स्टेट को भी वैसे करता है, और आपके हार्मोन्स को ज्यादा एक्टिव करता है, हमें उत्तेजक कर देते हैं वो। तो उत्तेजक चीजों का हमें त्याग करना चाहिए। मिर्च मसाला, सफेद चीनी आदि को हाथ से नहीं छूना है, मतलब छूने का मीन्स यही है कि यूज नहीं करना है आपको। आपको फलों के जूस और दूध, फल या फिर मट्ठा, इन पर कुछ दिनों तक रहना चाहिए, ताकि अंदर से फीवर और हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके, गंदगी बाहर निकले और हमारा शरीर हल्का रहे, क्योंकि डाइजेशन इशू हो जाता है तो आपका, क्योंकि भूख खत्म हो रही है, पच भी नहीं रहा है खाना, तो इसमें अगर ये सब चीजें लेंगे तो पेट क्लीन भी होता रहेगा, और उसको जोर कम पड़ेगा हमारे डाइजेस्टिव पूरे सिस्टम के ऊपर। अत्यल्प ऋतुस्राव क्या है? ठीक है। उसके बाद उबली हुई साग सब्जियां, और उसके बाद सलाद, और उसके बाद चोकर वाले मिले हुए आटे की रोटी, दलिया वगैरह खाया जा सकती है। ये बता दिया कि अब पहले क्या करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है। डाइट वाइज क्या है? अब ये डाइट बहुत ज्यादा काम करती है आपकी सारी ही चीजों के अंदर, कि किसी भी तरीके का अगर हम बीमारी है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, क्या खाना है डॉक्टर साहब और क्या नहीं खाना है, ये चीजें सबसे पहले पूछी जाती हैं। तो इसका मीनिंग यही होता है कि कोई बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी इन सब चीजों को ब्लीडिंग को और बढ़ा देगी, कुछ ऐसी होती हैं कि जो उनको कम कर देगी। तो ऐसी चीज जो हमारे रोग को सपोर्ट ना करके हमारे स्वास्थ्य के लिए सपोर्टिव है, उस चीज पे हमको जाना है और वहां से हमें काम करना है। अब आता है अत्यल्प ऋतुस्राव क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। किसी स्त्री के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार साधारण प्रति मास से भी अधिक जितना स्राव होना चाहिए उससे कम अगर हो रहा है, उससे अत्यल्प ऋतु या अल्पावर्त या स्वल्पावर्त अंग्रेजी में स्टेनी मेंस्ट्रुएशन भी कहा जाता है। आगे कर दीजिए सर प्लीज। अब इसमें अगर क्वांटिटी से कम है तो वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। बस 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 सर, ठीक है, एक मिनट नीचे, थोड़ा सा नीचे, बस बस। उससे अगर कम हो रहा है तो उसको ये कहते हैं हम स्कैंटी वाला। स्कैंटी में क्या होता है कि बस थोड़े थोड़े से डॉट आ गए, या फिर डार्क कलर के कुछ आ गए, या फिर एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो भी कम मात्रा में हुआ फिर बंद हो गया, ये इसके अंदर आता है। तो गर्भाशय रोग और क्षय रोग और मानसिक अवसाद आदि इस रोग के परिणाम होते हैं।
पहले 3 दिन तक रसाहार और फिर 3 दिनों तक फल दूध पर रह करके दोनों समय एनिमा लेकर पेट को साफ कर देना चाहिए। तत्पश्चात सवेरे शाम 20-20 मिनट तक मेहन स्नान लेना चाहिए और रात के लिए पेड़ों के लिए गीली पट्टी लगा लेनी चाहिए। अब इसमें हमें बता दिया है कि आपको पहले कितने दिन रसाहार लेना है, उसके बाद फिर फल दूध पे कब रहना है, फिर उसके बाद में एनीमा लेकर पेट साफ करके फिर बाद में बाकी के खाने पे आपको कैसे आना है। आपको 20-20 मिनट के लिए स्नान लेना है। उसके बाद में आपको ये जब हम रात को सोते हैं, रात के लिए इस गीली पट्टी इसलिए बताई जाती है कि रात भर आप रेस्टिंग मोड में होते हो और कोई भी एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, और रात के अंदर ही हमारी बॉडी अपने आप को रीजनरेट करती है, मतलब अपने आप को जो भी दिन भर के लॉसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सफाई होनी चाहिए, जो रीजनरेट होना चाहिए, जो न्यू सेल्स बननी चाहिए, जो न्यू आगे का कार्यक्रम होना चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं, वो पूरा प्रोसेस होता है। तो हमें रात के टाइम में अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा असरदार होता है। इस टाइम पे हमें आराम की ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो इसके लिए रात को जो गीली पट्टी हम लगाते हैं वो बहुत ज्यादा फायदा करती है। दिन भर तो लगा के रखना भी पॉसिबल नहीं है, और रात के टाइम इजीली लगाई भी जा सकती है और उसका जो फायदा होता है वो दुगना हो जाता है। इसलिए, और क्योंकि हमें एक टाइम पीरियड अच्छा मिल जाता है कि इतने घंटे का हमने लगाया तो उसका अच्छा रिजल्ट हमें निकल के सामने आता है, इसलिए हम उस टाइम को प्रेफरेंस देते हैं। अब आगे आता है रजो निवृत्ति के बाद के कष्ट क्या है। रजो निवृत्ति क्या हो गया कि आपका जो आवर्त दर्शन है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद का जो टाइम है, रजो निवृत्ति के बाद के कौन से कष्ट हैं जिनसे अब जब महावारी बंद हो जाने के बाद में कौन कौन सी परेशानियां हमें आने वाली है। 40 से 45 वर्ष की अवस्था पार कर चुकने के बाद में महावारी सदा के लिए बंद हो जाती है, और सब कुछ रोगी और स्त्रियों की वह अवस्था बड़ी संकटपूर्ण होती है। अब ये जो कंडीशन है 40 से 45 साल के बीच की, ये जो 4-5-6 साल निकलते हैं, किसी के 47 तक, किसी के 50 तक, किसी के 45 तक, बड़े ही क्रूशियल होते हैं। उसमें दर्द है, तकलीफ है, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आती है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, ये सारी जो परेशानी है, चक्कर आना, कमजोरी होना, बहुत सारी, और वेट बढ़ना पेड़ों वाले एरिया का, आपका हिप रीजन का, थाइस का, ये सारी चीजें इसके कारण से हमारे साथ में ऑकर होती हैं। तो उस टाइम जो स्थिति होती है वो इतनी संकटपूर्ण होती है कि वो मानसिक भी तनाव में होती है और शारीरिक तो परेशानी उनको होती ही है। तो इसमें हम ऐसे करेंगे, कारण, इसकी कारण जो है पहले, सबसे पहले वो जान लेते हैं। कारण क्या क्या है? चक्कर आना, छाती में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, पाचन शक्ति का बिगड़ जाना, कब्ज, चर्बी छा जाना, पागलपन आदि की आदि, या फिर कितने ही शारीरिक और मानसिक ऐसे विकार सताते हैं। लेकिन ऐसा होना सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऐसी स्त्रियों को स्वास्थ्य से पहले से ही गिरा होता है, क्योंकि जो लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो उनको ये चीजें ज्यादा होती हैं, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी पहले से इतनी वीक है, तो उन सब चीजों को वो झेल नहीं पाती है, क्योंकि ड्रास्टिकल चेंजेस तो होते ही हैं उस टाइम बॉडी के अंदर। पूरी बड़ी तेजी से सारी चीजें घट रही होती हैं, बट कुछ चीजें बढ़ रही होती है, कुछ चीजें घट रही होती है, और कुछ चीजें बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही होती है। तो उस टाइम पे वैसे ही ऑलरेडी शरीर की हालत ही खराब होती है, और फिर अगर उसमें आप वीक हो और साथ में मानसिक भी स्वास्थ्य आपका खराब है तो कंडीशन और वर्स्ट हो जाती है। तो इस टाइम पे इन सब चीजों की हमें बहुत जरूरत रहती है कि किस तरह से आपको मेंटल सपोर्ट मिल रहा है, आपकी बातों को सुना जाए, समझा जाए कि सच में परेशानी है, तकलीफ है, और उसके लिए हमें क्या न्यूट्रिशन लेना है, क्या खाना पीना हमारा होना चाहिए, कितना रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बॉडी इस टाइम घट रही है और उसमें बहुत सारे ड्रास्टिकल चेंज आ रहे हैं। जैसे कि जब हमारी प्यूबर्टी आई तब भी ड्रास्टिकल चेंजेस हुए, और इस टाइम भी ड्रास्टिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो हम जितना रेस्ट करके और आराम से चीजों को लेके जाएंगे उतने ही हमारे लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। मानसिक धर्म सदा के लिए बंद हो जाने के कारण के बाद भी किसी प्रकार का कष्ट होने पर नीचे दिए गए उपचारों को चलाने में अवश्य लाभ मिलता है। आगे करते सर, अब क्या है, मासिक 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 धर्म जो हमारा खत्म हो गया, उसके बाद में अगर आपको ये परेशानी आ रही है तो किस तरीके का ट्रीटमेंट हमको करना है ये हमें जानना है। सर प्लीज आगे कर दीजिए पीडीएफ को, और ऊपर कर दीजिए सर, चिकित्सा को एकदम ऊपर ला दीजिए। प्रतिदिन गहरी श्वास लेने की क्रिया करना, प्रातःकाल दूर तक शुद्ध वायु में टहलना, बदन की सूखी मालिश करना, और उसके बाद ठंडे पानी से स्नान करना, साग सब्जियों और फल दूध का सेवन करना, चोकर वाला आटा, छिलके वाली दाल कम परिणाम में, और फलदार कनादार चावल का सेवन, कट्टी स्नान या मेहन स्नान, पेड़ों पर गीली पट्टी लगाना, सूर्य स्नान सप्ताह में एक बार, तथा कब्ज होने पर उसका उपवास या फिर रसाहार या फिर एनीमा द्वारा पेट साफ करना। अब इन्होंने कितनी सारी चीज बता दी चिकित्सा के अंदर। सर जब तक आप प्लीज ऊपर कर दीजिए।
प्रतिदिन गहरी सांस लेना, मतलब डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग क्या है, आपकी हाईएस्ट लेवल पे आपको रिलैक्सेशन देती है डीप ब्रीथिंग। जितनी गहरी लंबी सांस लेकर के आप छोड़ेंगे तो बॉडी टेम्परेचर आपका लो होता है, आराम मिलता है, काम होती है बॉडी। बीपी अगर हाई हो रहा होता है तो वो कम हो जाता है। उससे हमारी बॉडी को और माइंड को, मेन स्पेशली माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। हमारे हार्मोन्स जो ड्रास्टिकली चेंज होते हैं वो आराम आराम से नेचुरल प्रोसेस से होते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। शुद्ध वायु में टहलने से क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बने रहते हैं। प्राण वायु ज्यादा जाती है तो पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन है जिसको प्राण वायु कहते हैं, वो अगर पूरी बॉडी को अच्छे से मिल रही है तो सारे ऑर्गन्स में और सेल तक प्रॉपर लेवल तक पहुंचती है। जब वो प्रॉपर लेवल तक पहुंचती है तो बॉडी हर तरह से अच्छा काम करती है, सर्कुलेशन वगैरह सारे बहुत बढ़िया रहते हैं। बदन की सूखी मालिश करना, अब सूखी मालिश में किस लिए, सर्कुलेशन को बढ़ाती है वो। हर तरीके के लिम्फ ड्रेनेज है, आपका लिम्फ का ड्रेनेज निकल रहा है, आपका ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट हो रहा है, आपकी जो सारी उसके अंदर स्किन रिलेटेड इश्यू हैं, आपके जो स्किन पे झुर्रियां वगैरह हैं, ये सारी हैं, इरिटेशन, इचिंग वगैरह, इन सब में भी निजात मिलती है। और बाकी के जो, अगर हम ब्रशिंग करते हैं या फिर सूखी मसाज करते हैं तो उससे क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर बंद है, कहीं पे बन रहा है, कहीं पे लिम्फ नोड्यूल्स बन रहे हैं तो वो भी बंद होने चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी इसका एक उपचार की पद्धति को अपना सकते हैं। चोकर वाला खाना खाना, ठंडे पानी से स्नान करना, उस सूखी मालिश के बाद ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा फायदा हमें मिलता है। साग सब्जियों का, फल दूध का सेवन हमें करना चाहिए क्योंकि उन्हीं से न्यूट्रिशन हमको मिलेगा। बहुत सारी तरीके की चीजों की कमी हमारी बॉडी के अंदर होने लग जाती है। छिलकेदार दाल वगैरह लेना, चोकर वाला आटा लेना, क्योंकि बारीक आटा नुकसान करता है। चोकर वाला आटा ले रहे हैं, छिलके वाले दाल लेते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है और वो पच इजी से जाते हैं, उनका डाइजेशन बहुत इजी हो जाता है, इसलिए इन सब चीजों को यूज करा जाता है। और चावल, और इसके बाद में कट्टी स्नान आप कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आराम करेगा। पेड़ों पर गीली गीली पट्टी लगा के जब सोएंगे, गीली मिट्टी की पट्टी, पानी लगा के जो गीली की उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा करके फिर पट्टी उसके ऊपर लगा देते हैं, वो वाली जब हम पट्टी करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फायदा हमें मिलता है। धूप स्नान करना चाहिए, क्यों, क्योंकि विटामिन डी की इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी होने लग जाती है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस, डी से बहुत सारे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं हमारे, जिनकी जरूरत होती है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे जो फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन वगैरह, उनके कारण सिक्रिएट होते हैं। तो अगर वो हम विटामिन डी की प्रॉपर रखेंगे तो बाकी की चीजें जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगी। ठीक है। अनियमित मासिक स्राव क्या होता है, ऊपर कर दीजिए सर प्लीज। इस रोग में यह नहीं पता रहता है कि मासिक धर्म कब होगा अथवा कितने दिनों तक रहेगा। कभी मास में 2 बार हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी 3 बार, 3 मास बाद, 3-4 मास बाद ऋतु आ रही है, तो कभी कभी 2 मास तक लगातार रक्तस्राव होता रह रहा है, 1 से 2 मास तक। ये सब उस कम दिनों वाले अनियमित, इस दिन इसमें इन दिनों में रोगी को कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, स्तनों में भी दर्द होता है और तथा आंख हाथ वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो ये जब सारी अनियमित क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पीरियड्स कब आने वाले, आपकी एक साइकिल निर्धारित ही नहीं है कि आपकी 1 मंथ में आ रही है या 28 दिन में आ रही है या फिर 30 दिन में आ रही है, 32 दिन में आ रही है। कभी कभी क्या होता है 1 महीने में ही आ गई, कभी 3 महीने तक नहीं आई और कभी महीने में 2 बार आ गई, तो उसे बोलते हैं अनियमितता। इसकी कोई नियम नहीं है, कभी कभी कैसे आ रहा है, कभी कैसे आ रहा है। तो ये वाली चीज है ना। इन सब जगहों पे जो पेन है, हथेली और योनि में जलन होती है, हथेलियों, हाथों की हथेलियों में और योनि में जलन हो रही है, कष्ट के साथ मासिक आवर्त आ रहा है, का जो कारण है उसके उपचार ऊपर बताए गए हैं, वे ही है सेम कारण और उपचार इस रोग के भी हैं। जो हमने जितने सारे उपचार ऊपर सुने, गीली मिट्टी लगाना, में स्नान करना, कटी स्नान करना, ये सारे जितने उसमें बताए गए वो सेम इसके अंदर है। इसमें भी सेम चीजें हमें करनी होती हैं, इसी तरीके का डाइट न्यूट्रिशन लेना होता है, फॉलो करना होता है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना होता है, डीप ब्रीथिंग करनी है आपको, मड मिट्टी की पट्टी लगानी है, आपको गीली पट्टी लगानी है, आपको धूप का स्नान करना है, सन बाथ लेनी है, ये सारी चीजें इसमें काम करती हैं। ऋतु के अलावा गर्भाशय में रक्तस्राव, मासिक धर्म के अलावा यदि अन्य समूह में भी गर्भाशय से रक्तस्राव हो तो उसे रोग जानना चाहिए। अगर ऋतुस्राव के बिना हो रहा है तो उसको रोगी ही मानना चाहिए, रोग होता है ये। और इसे अंग्रेजी में मेटोरेजिया कहते हैं। गर्भाशय में रक्तस्राव और प्रसव में समय से अधिक रक्तस्राव भी इसी रोग के अंतर्गत माने गए हैं।
गर्भाशय से किसी भी प्रकार का रक्तस्राव हो रहा है और आपकी प्रेगनेंसी के समय में भी, प्रसव के समय में भी, अगर प्रेगनेंसी नहीं, प्रसव मतलब डिलीवरी के टाइम में भी अत्यधिक रक्तस्राव अगर हो रहा है तो वो भी इसी के अंतर्गत माना जाएगा। कारण प्रसव के समय किसी भी पदार्थ का अंदर रुक जाना, गर्भावस्था में इंद्रिय चालन या फिर फलस्वरूप गर्भाशय के बाहर रज और वीर्य का मिल जाना, गर्भाशय का आबुर्द और अन्य गर्भाशय संबंधी गड़बड़ियां आ जाना इस रोग का कारण होती हैं। प्रातः खान पान की भी गड़बड़ी इसमें हो सकती है। मासिक उद्वेग मतलब मेंटल टेंशन और स्ट्रेस वगैरह, जो एंजाइटी, ये सारी चीजें हैं। मासिक उद्वेग भी उसके हैं। पेड़ों में चोट लगना, किसी भी तरीके की पेड़ों में चोट लगी किसी एक्सीडेंट के कारण या गिर गया आप या ऐसा कुछ हो गया, वो भी। पथरी के कारण भी, पथरी आदि का भी अगर व्यवहार और औषधियों का अधिक सेवन भी इस रोग के कारण होते हैं। ठीक है। इस रोग में ज्वर रहता है और श्वास लेने में कष्ट होता है, पेट साफ नहीं होता है, शरीर में आलस्य रहता है और सिर में भारीपन रहता है। सर ऊपर कर दीजिए। बस बस बस, सर में भारीपन रहता है तथा रक्त अधिक जाने के कारण रोगिणी की हालत जो है वो बेहतर होती जाती है, बहुत बुरी हालत में वो कभी कभी पहुंच जाती है। बेहाल हो जाते हैं कि भाई अब हर दिन के साथ में ब्लीडिंग बढ़ रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो एक्सेसिव हो जाएगी जब वो, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इस रोग में रोगिणी को आराम से लेटा है, मतलब सबसे ज्यादा मेन चीज जो अधिकतर सारी इनमें कंडीशंस में है कि आराम देना, उसको रेस्ट देना, वो सबसे ज्यादा एसेंशियल है। ऋतु संबंधित रोग अगर ऋतु संबंधित रोग रखना चाहिए, आराम से लिटाएं। यदि रक्तस्राव बहुत अधिक हो तो ठंडे पानी में साफ कपड़ा भिगो करके उसमें योनि द्वार में बंद करके रखना चाहिए। पेड़ों के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी लगाएं। गीली मिट्टी या फिर गीली मिट्टी लगानी चाहिए और सुबह शाम मेहन स्नान या कटी स्नान कर लेना चाहिए। रोग का जोर से रहने तक केवल रसाहार और मट्ठा, नींबू रस और फलाहार, इन सब पे रहना चाहिए। फल दूध पर भी हम रह सकते हैं कि आपने कोई फ्रूट खा लिया और दूध भी पी रहे हैं साथ में, तो जो रसाहार वाले में है उसमें ये भी आ जाता है। यदि पानी पीकर या एनिमल लेकर के पूर्ण उपवास किया जाए तो अधिक लाभ होता है। इसमें क्या है कि अगर आपने इतना इस तरीके से अगर ट्रीटमेंट किया तो वो भी बहुत आराम उसमें पड़ जाता है। रोग जब घटने लगे और काफी घट जाए तो धीरे धीरे प्राकृतिक आहार पे आ जाना चाहिए। जब डिजीज धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो हमें इवेंचुअली अपनी डाइट को बढ़ाते बढ़ाते उस जगह तक आ जाना चाहिए जो नॉर्मल डाइट आप प्राकृतिक रूप से ले रहे हैं। रक्त गुल्म क्या है, अब रक्त गुल्म के बारे में पढ़ते हैं। गर्भाशय में जब ऋतु रक्त किसी भी कारण से जम करके गोलाकार आकार ले लेता है तब उसे हम रक्त गुल्म कहते हैं। और रक्त गुल्म और गर्भ दोनों में ही धड़कन होती है। ठीक है। तो कई बार ये ऐसे कंसिडर कर लिया जाता है कि प्रेगनेंसी है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उसको एज ए प्रेगनेंसी कंसिडर कर लेते हैं और मासिक धर्म भी आना बंद हो जाता है। और प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। तो दोनों की सेम कंडीशन होती है। पेट में रोग या गर्भ है इसका जानना बड़ा कठिन हो जाता है। केवल आप इसे अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही जान सकते हो। ऐसे आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि अगर आपने ऊपर से फीटल हार्ट साउंड सुनने की कोशिश की और रक्त गुल्म में भी एक धड़कन सुनाई देती है तो दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें आप अल्ट्रासाउंड की तरफ जाइए ताकि आप उसको डायग्नोस कर सके कि हाँ इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद ये रक्त गुल्म है, तो आपको पता चल गया और फिर उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा हो जाएगी। इसलिए रोग का पूर्ण निश्चय हो जाने पर ही उसकी चिकित्सा आरंभ करनी चाहिए। कि आपको जब तक 100% कंफर्मेशन नहीं है तब तक आप उसको पूरी तरह डायग्नोस करो उसको, रोग को, और तब फिर उसको आगे बढ़ाइए आप। ठीक है। अन्यथा भ्रूण हत्या किए जाने की संभावना हो सकती है कि अगर आपने नहीं किया तो फिर भ्रूण हत्या वाली कंडीशन हो जाएगी कि सच में बच्चा था और आपने रक्त गुल्म समझ करके उसको वो कर लिया, हम भ्रूण हत्या कर दिया आपने। इसी बात को ध्यान में रख के आयुर्वेदाचार्यों ने इस रोग की चिकित्सा को प्रसव के अंतर्गत लिखा है। इसीलिए इसको ऑब्स के अंदर लिया जाता है, प्रसव के अंदर लिया जाता है कि ये इस तरीके की चीजें इसमें आती हैं। मास व्यतीत दशमी चिकित्सा अर्थात 10 मास पर्यंत प्रतीक्षा कर लेने के बाद ही जब गर्भ न साबित हो तभी रक्त गुल्म को समझ करके उसकी चिकित्सा की जानी चाहिए। अभी तो पहले वाली सिचुएशन थी कि आप 10 महीने तक पहले इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे तो नहीं हो रहा है, सारी कंडीशंस उसकी तरह से नहीं है प्रेगनेंसी की तरह। कई बार प्रेगनेंसी होती है फिर उसको रक्त गुल्म की तरह इंडिकेट कर दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट कर दिया तो वो आपने एक तरह से अबॉर्ट कर दिया, बच्चे की हत्या कर दी। तो उसको ना करके 10 महीने का इंतजार करना ये ज्यादा बेटर
समझते हैं, पर आजकल तो हाईएस्ट टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, तो हम उसको यूज करके भी इसका जल्दी अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इस रोग की चिकित्सा वही है जो के असमय दर्द, असमय बंद हो जाने के लिए हमने, जब असमय बंद हो गया तब हमने जो चिकित्सा ली, सेम वो ही इसकी चिकित्सा है। तो आगे बस हमें यही समझना है कि जो इसकी मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, कि इस रक्त गुल्म के अंदर भी आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रही है, मतलब एक धड़कन सुनाई दे रही है। फीटल हार्ट तो फीटल के अंदर है, फीटल मतलब बच्चे के अंदर वो ध्वनि आ रही है ना। और जो ये हमारा रक्त गुल्म है, इसके अंदर भी सेम कंडीशन है कि इसके अंदर भी धड़कन जैसी सुनाई देती है, तो हम इसे मिसकंसिडर कर लेते हैं बेबी की तरह, कि हमने कंसीव कर लिया और ये आपकी प्रेगनेंसी है। तो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा हुआ कि आपने तो उसको सोच लिया कि ये रक्त गुल्म है और आपने उसको मिसकंसेप्शन के अंडर अबॉर्ट कर लिया, या उसका कोई भी इस तरीके का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। क्योंकि जब हम ये सारी गीली मिट्टी और ये पट्टी में स्नान कटी स्नान, ये सारी चीजें चालू करते हैं, आपने उपवास पे ला दिया, अगर प्रेगनेंसी है, अगर वो उपवास पे चली गई लेडी, और गीली मिट्टी की पट्टी भी कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो क्या होगा फिर, ये एक गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा, अंदर ही बच्चे की डेथ भी हो सकती है अगर बच्चा है तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि कहीं ये प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो हम उसको उस वे में लेके जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप कंसिडर कर लो। पहली हर तरीके से हाईएस्ट टेक्नोलॉजीज आज हमारे पास है, डॉपलर्स है, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक्स हैं, ये सारी में हम यूएसजी वगैरह के अंडर जाकर के हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चिकित्सा वो ही है, उसी लेवल की है, तो हमें ट्रीटमेंट भी वो ही सारा करना है। पर इसमें आपको 100% श्योर होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो श्वेत प्रदर है, लिकोरिया, उसके बारे में अब हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, जो भी हमारे लिकोरिया के ऊपर है, इसको नेक्स्ट के अंदर कंसिडर करेंगे, कि थोड़ा सा मेरे को भी इससे पढ़ने में इशू आ रहा है। नेक्स्ट में कर लेंगे। और आप सब लोगों ने काम भेज दिया था क्या ग्रुप में, जो भी आपको असाइनमेंट दिया था? असाइनमेंट भेजा किसी ने? नहीं मैम, मैंने तो नहीं भेजा है। किसी ने भी भेजा ग्रुप में असाइनमेंट? असाइनमेंट तो आपको भेजना चाहिए ना, मार्क्स कैसे दूंगी मैं फिर, आप बताइए। क्वेश्चन एक बार वापस से आज शायद डाला है कि नहीं डाला ग्रुप में, मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं, पर मैं टॉपिक वापस, क्वेश्चन वापस डलवा देती हूँ ग्रुप के अंदर, और आप लोग सारे असाइनमेंट